नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्नों की प्लीज में आज बात होगी कल महाशिवरात्रि पर प्रयागराज महाकुंभ में होने वाले अंतिम स्नान की, जिसके लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की है। सियासी ढाबा में दिखाएंगे दिल्ली की शराब नीति पर विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छिड़ा घमासान। तो सोशल अड्डा में करेंगे भाषा को लेकर हुए विवाद के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बसें बंद होने से महंगे हुए हवाई टिकटों पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे बिना तार के बिजली पहुंचाने वाला वायरलेस पावर ट्रांसफर मिशन कहां तक पहुंचा। इसके अलावा और भी खबरें होंगी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा कांग्रेस नेता शशि थरूर की पीयूष गोयल के साथ वायरल सेल्फी की भी है। राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में केदारनाथ धाम की तर्ज पर नए महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है। खास बात है कि इस मंदिर का बाहरी हिस्सा भी केदारनाथ धाम की तरह ही नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि से पहले मंदिर में शिवलिंग की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। केदारनाथ धाम मंदिर जैसे दिखने वाले इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। वाराणसी के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी बाबा विश्वनाथ के लिए फूलों की माला तैयार करने में जुटे हैं, जिसे महाशिवरात्रि के दिन बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा। यहाँ जेल में कैदियों के माला बनाने की परंपरा दशकों पुरानी है। भले ही ये कैदी जेल में ही चारदीवारी के भीतर कैद है, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा के लिए माला बनाकर वो अपनी आस्था भी प्रकट कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में स्नान को लेकर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई, और भीड़ के चलते यहां समस्तीपुर से प्रयागराज जा रही कुंभ स्पेशल ट्रेन में एक छोटी बच्ची अपने परिवार से बिछड़ गई और परेशान होकर रोने लगी। लेकिन जैसे ही रेल मदद की टीम को बच्ची के बारे में पता चला, उन्होंने बच्ची को उसके परिवार से मिलवा दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर की सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शशि थरूर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ नजर आ रहे हैं। खास बात है कि इस तस्वीर को खुद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है, जिसमें शशि थरूर पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने एवलांच यानी बर्फीले तूफान के बाद होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की। ये ऑपरेशन एलओसी के पास चलाया गया, जहां कई फीट तक बर्फ जमी थी। जाहिर है इस तरह की मॉक ड्रिल चुनौतीपूर्ण हालात में काफी काम आती है, जिसमें बर्फीले तूफान में खुद को बचाने के साथ साथ अपने साथी जवानों के बारे में पता लगाकर उन्हें बर्फ से बाहर निकालना होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाल उगाने की गारंटी वाले तेल के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दावा है कि इस तेल को दिल्ली के रहने वाले सलमान ने खुद अपने हाथों से बनाया है, और उनके इंदौर पहुंचने की खबर जैसे ही लोगों को लगी, लोग सलमान से बालों के लिए तेल लेने पहुंच गए। देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी स्नान को लेकर प्रशासन के इंतजामों से जुड़ी है। महाकुंभ के समापन में अब महज एक दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं में आस्था की डुबकी लगाने की होड़ लगी है। हर कोई प्रयागराज पहुंचना चाह रहा है, ताकि कम से कम बुधवार को महाशिवरात्रि के दिन पवित्र स्नान हो जाए। ऐसे में जरूरी है कि महाशिवरात्रि के स्नान पर पुलिस प्रशासन की अपील पर ध्यान दे, और पुलिस प्रशासन की मदद के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं, दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। व्यवस्था की बोला जाए तो मतलब मानना पड़ेगा कि सल्यूट है यूपी सरकार को कि इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी जनता के बावजूद जो व्यवस्था है यहाँ पे मतलब प्रो लेवल की है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। भीड़ है ज्यादा, बाकी दिक्कत कुछ नहीं। बहुत आखिरी समय पर आए आप। अब हमारा जैसे टाइम मिला, टिकट मिला, वैसे आए।
न सिर्फ जो है प्रयागराज बल्कि दूर दूर से लोग आके यहाँ पे जो है रोजगार कर रहे हैं और अपना जो है कमा रहे हैं और पसंद है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के समापन में महज एक दिन शेष है। महाकुंभ का आज 44वां दिन है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अमृत स्नान, लाखों करोड़ों की भीड़ यहाँ पर अब पहुँच रही है। 62 से 63 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आप अगर भीड़ का अंदाजा लगाइए तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए दूर तक जो नजर आ रही होगी ये तांता है श्रद्धालुओं का, जो आज के स्नान के लिए निकल चुके हैं और अब अमृत स्नान करेंगे कल का महाशिवरात्रि का पर्व। और उस पर ये अमृत स्नान, ये भीड़ आपको दिख रही होगी। संगम जाने के लिए जो भीड़ है ये है, और दूर तक सिर्फ आपको श्रद्धालु ही दिख रहे हैं जो जय श्री राम के नारे लगाकर, जय मां गंगे के नारे लगाते हुए, भारत माता के नारे लगाते हुए ये सभी श्रद्धालु हैं। और ये संगम जाने का रास्ता है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में एक पूरा माहौल है, पूरा श्रद्धा भाव में डूबे हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में आखिरी दिन भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतनी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ आज मेला क्षेत्र में है। एक बार योगेंद्र आप दिखा दीजिए, चारों तरफ हम मेला क्षेत्र एंटर कर चुके हैं और आज हमें सिटी से मेला क्षेत्र आने में लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि हर जगह पर बैरिकेड्स हैं। ये वो रास्ता है जो सीधा आपको संगम की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और वहीं से वापस आते हैं। और यहीं से वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है। अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ से लोग पैदल जाने वाले जो हैं वो जा रहे हैं उधर स्नान करने के लिए। जाने के अलग रास्ते, आने के अलग रास्ते। हाँ, ये इंटरव्यू देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम राणा है। कुंभ का बहुत अच्छा रहा। हम सुबह से आए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा, और देखा जा रहा है जैसे हम अभी तक सुबह से 9 बजे से चल रहे हैं, जब तक यहाँ आ पाए हैं। टाइम आप देखिए 2 आप स्नान कराए हैं? हम स्नान कराए। स्नान में काफी कोई दिक्कत नहीं, पुलिस का पूरा सहयोग रहा है, बहुत अच्छे से स्नान हो रहा है। 26 फरवरी यानी बुधवार को महाशिवरात्रि के स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ का प्रयागराज पहुंचना जारी है, जिसकी वजह से शहर में जाम लग रहा है। हालांकि प्रशासन अलर्ट है। कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जिला प्रशासन और मेला प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है और व्यवस्था बनाए रखने में जुटा हुआ है। संगम की पावन स्थली है, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें, उल्टा ना चले, कृपया उल्टा ना चले और एक दूसरे का ख्याल रखें। देखिए, जो लोग कल आना चाहते हैं वो व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं आज से लागू कर दी गई हैं और रात 12 बजे के बाद से नो व्हीकल जोन को सख्ती से यहाँ लागू किया जाएगा पूरे क्षेत्र में। यानी कि किसी भी तरीके की गाड़ी नहीं अलाउड होगी और पहले से ये नो व्हीकल जोन पर अमल किया जा रहा है। रही बात भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, कल का दिन बहुत अहम हो जाएगा, अग्नि परीक्षा होगी। और रही बात नियंत्रण करने की, तो पुलिस प्रशासन ने 6 आईपीएस अधिकारियों को पहले से तैनात कर, जो अतिरिक्त तौर पर तैनात किया गया है। हर एक अधिकारी को एक अलग अलग रूट की जिम्मेदारी दी गई। यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है। 2 ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट। ट्रैफिक की वजह से जाम न लगे प्रयागराज की तरफ आने वाले रास्ते में, और दूसरी तरफ क्राउड को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरीके की परेशानी न आए, क्राउड को कंट्रोल किया जा सके, जो लोग आ रहे हैं उनको नियंत्रित किया जा सके और उनको नियंत्रित करके न सिर्फ स्नान कराने के रास्ते पर भेजा जाए बल्कि उनके वापसी के भी सुनिश्चित किया जाए कि सकुशल वापसी सुनिश्चित कराई जाए। महाशिवरात्रि और महाकुंभ के आखिरी स्नान को लेकर श्रद्धालु लगातार संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सोमवार की शाम से ही रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों से संगम जाने वाले रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। लिहाजा श्रद्धालुओं के लिए 3 दर्जन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। महाशिवरात्रि के स्नान के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा कारणों से मेला क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि को लेकर आने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री तो शाम के बाद से रोक ही रखी है। इससे पहले भी ट्रैफिक जाम की परेशानियों से बचने के लिए प्रशासन ने मेला क्षेत्र से काफी दूर पार्किंग स्पॉट बना रखे हैं। महाशिवरात्रि के स्नान पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं।
पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की यहाँ पर तैयारी की हुई है, किस तरीके से पूरी तैयारियों का जायजा लेने डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण खुद सड़कों पर मौजूद हैं। इस महाकुंभ की हमारे साथ भी इस समय मौजूद हैं। सर, 2 दिन बचे हैं इस महाकुंभ में, क्योंकि 26 तारीख को सबसे बड़ा आखिरी दिन भी होगा और ये शिवरात्रि का दिन भी होगा। आप लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या इस बार जो कुछ तैयारियां अलग की हैं कि ये पूरी तरीके से जब ये वाइंड अप होगा महाकुंभ तो एक अच्छे लेवल पे जाए? देखिए, 26 तारीख को शिवरात्रि के पर्व पे शिवालयों में जलाभिषेक होगा और स्नान करने के लिए जो घाट पे लोग जा रहे होंगे उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। दोनों जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। यातायात की दृष्टि से और मंदिरों पे प्रबंधन की दृष्टि से पुलिस डिप्लॉयड रहेगी। अच्छी व्यवस्था लोगों को मिलेगी और सुगमता से लोग स्नान करके जल चढ़ा के जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। इस महाकुंभ की चर्चा यहाँ उमड़ने वाली बेहिसाब भीड़ को लेकर है, जो 44 दिनों के अंदर 63 करोड़ के पार पहुँच चुकी है। प्रयागराज जिले से लेकर महाकुंभ प्रशासन ने इंतजामों को लेकर तैयारियां भी उसी स्तर पर की हैं। प्रयागराज प्रशासन के मुताबिक मंगलवार शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और शाम 6 बजे से पूरे प्रयागराज कमिश्नरेट में किसी वाहन को इजाजत नहीं होगी। हालांकि जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल, एम्बुलेंस के अलावा डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, दमकल के वाहनों पर पाबंदी लागू नहीं होगी। प्रशासन ने अपील की है कि मेला क्षेत्र में पहुंच जाने वाले श्रद्धालु मेला क्षेत्र में प्रवेश के बाद अपने सबसे करीब घाट पर ही स्नान करें। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि दक्षिणी झूसी से आने वाले श्रद्धालुगण संगम द्वार के ऐरावत घाट पर स्नान करेंगे, तो उत्तरी झूसी से आने वाले श्रद्धालु संगम के हरिश्चंद्र घाट और संगम के ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करेंगे। परेड की ओर से आने वाले श्रद्धालु संगम के भारद्वाज घाट, नाग बासुकी घाट, मोरी घाट, काली घाट, राम घाट और हनुमान घाट पर स्नान करेंगे, जबकि अरेल क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु अरेल घाट पर ही स्नान करेंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि की भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने सभी पंटून पुलों को बंद रखने और जरूरत के हिसाब से खोलने का फैसला किया है। प्रशासन ने अपील की है कि महाशिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालु यथाशीघ्र स्नान और शिवालयों में दर्शन करके अपने घर लौट जाएं। शिवरात्रि के दृष्टिगत हमने डिप्लॉयमेंट अपना बदला है और सारे मंदिरों को जो भी हमारे कुंभ मेला क्षेत्र में है, करीब ऐसे 5 मंदिर हैं, उन्हें कवर किया जा रहा है और हमारी 1 वे सिस्टम लागू रहेगा, नो व्हीकल जोन लागू रहेगा। जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती हैं उसी तरीके से नियरेस्ट पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होंगी और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जो श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं या पॉन्टून पुल के बारे में क्या रहेगा उनके लिए संदेश, किस तरीके से? देखिए, भीड़ के प्रेशर पे डिपेंड करता है। भीड़ का जैसे दबाव होगा उसी हिसाब से पॉन्टून पुलों को हम लोग संचालित करते हैं, उसी प्रकार संचालित करेंगे। जोनल व्यवस्था हम लोग कायम करते हैं। जो लोग संगम के क्षेत्र से आएंगे वो संगम में ही स्नान करेंगे, जो झूसी से आएंगे वो झूसी में ही स्नान करेंगे, जो अरेल से आएंगे वो अरेल में ही स्नान करेंगे। पॉन्टून पुलों के माध्यम से व्यवस्था कायम कराई जाएगी। आखिरी महाकुंभ स्नान से पहले पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं से लगातार अपील कर रहा है कि स्नान के बाद मेला क्षेत्र से जल्द बाहर निकल जाएं, जिससे भीड़ इकट्ठी न हो। ऐसे में जरूरी है कि महाशिवरात्रि के स्नान पर पुलिस प्रशासन की अपील पर विशेष ध्यान दें और पुलिस प्रशासन की मदद के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज से संतोष कुमार और आशीष श्रीवास्तव के साथ नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे। जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 1984 सिख दंगों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया है। इससे पहले भी उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ितों ने फांसी की मांग की है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप और बेटी हेमा समेत सभी आरोपियों को तलब किया है और 11 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अडानी और रिलायंस ग्रुप ने असम में 50-50 हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप की कंपनी एयरपोर्ट, एरोसिटी, रोड प्रोजेक्ट और सीमेंट सेक्टर में निवेश करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनकी तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने बिहार बीजेपी की बैठक भी ली। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है। कानपुर आईआईटी को अब ड्रोन हब बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर आईआईटी परिसर में ड्रोन टेक हब की वर्कशॉप भी आयोजित की गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस वर्कशॉप में ड्रोन के सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और रिसर्च पर काम होगा। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को केंद्र सरकार, डिफेंस एक्सपर्ट, डीआरडीओ समेत कई विशेषज्ञ टीमों की बैठक भी हुई थी। और खबरों के एक्सप्रेस में से आइए आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर कैसे नई शराब नीति के जरिए दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के गलत फैसलों की वजह से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे बेबुनियाद बताते हुए पूछा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी, और अब इसके बाद जल्द ही बीजेपी सीएम बंगले वाली सीएजी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रही है। सुरेंद्र सिंह को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। बाबा साहब का ये आप अपना स्थान ग्रहण करें। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। आज जब एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तुरंत बाहर करिए। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक्शन लिया और आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और मौजूद 21 आप विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। जिसके बाद आप विधायक विधानसभा से बाहर आकर धरने पर बैठ गए और मुद्दा बनाया अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो स्टैचू है उसके पास तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो उस स्टैचू के नीचे जो है वो आगे बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। दरअसल एलजी का अभिभाषण था, उसी अभिभाषण के दौरान तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से विरोध जो है वो होने लगा और जय जय भीम के नारे जो है वो यहाँ पर लगने लगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आज ही केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें केजरीवाल और उनके सहयोगी फंसते दिख रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि जांच में कुछ नहीं निकला और ये रिपोर्ट उनकी ही सरकार ने एलजी को सौंपी थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। 2 साल से भाजपा यही बात कर रही है। 2 साल से भाजपा की सरकार की सभी एजेंसियों को बिना परमिशन के असंवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगाया गया। आज तक कुछ निकाल तो नहीं पाई, एक चवन्नी तो नहीं निकाल पाई। फिर टेबल करने की जो बात है, विधानसभा में वर्तमान सरकार ने तो नहीं भेजा है, हमारी सरकार ने भेजा था टेबल करने के लिए। तो देखो कुल मिलाकर के क्या है, भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई स्टंट करके काम करने से बचना चाहती है। ये संयोग ही है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी, आज वही आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को लेकर कटघरे में है। बीजेपी कह रही है कि जिस पार्टी का जन्म सीएजी रिपोर्ट पर आंदोलन छेड़ने से ही हुआ, वही पार्टी अपने कारनामों को छिपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट को दबाती रही। के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी।
आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते, आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो सीएजी की रिपोर्ट रखने से भी जो है प्रेजेंट करे। सीएजी रिपोर्ट को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आश्चर्य जताया कि साल 2017-18 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में कभी पेश ही नहीं की गई। सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने, ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। पैरा 45, even thereafter the respondent government of Delhi did not act with alacrity in the matter. इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने मामले में तत्परता से काम नहीं लिया। कोर्ट में आने के बाद भी सरकार अड़ी रही रिपोर्ट को अपने पास दबा के रखने में। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की कुल 14 सीएजी रिपोर्ट लंबित हैं, जिन्हें बीजेपी सरकार एक एक करके विधानसभा में पेश करेगी। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति पर कहा गया है कि शराब नीति में खामियों की वजह से सरकार को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई और कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। शराब घोटाले की सच्चाई जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार लेना जिस दिन से बचना चाह रहे थे वो दिन आ गया, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा पटल पर शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, तो इन सब भ्रष्टाचारियों के काले चेहरे सामने आ गए। सारी चीजों की जांच तो हो चुकी, कोई भी आरोप हो, कोई भी हो, उसकी जांच ही तो होती है उसके ऊपर। 2 साल के जांच में निकला क्या है? सारा तो खंगाल लिया इन्होंने। निकला क्या? जांच एजेंसी तो बताएगी कि जो आरोप है, जो आरोप वो सच है कि नहीं है। मेरा कहना है कि हमारी तो जांच हो रही है। बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी? मोदी अदानी जी के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी? अब बीजेपी मुख्यमंत्री बंगले पर सीएजी रिपोर्ट को पेश करेगी, जिसमें केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में फिर तिहाड़ जेल जाएंगे, वहीं आप कह रही है कि बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है। पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मतलब सीएजी की रिपोर्ट पर मच रहा हंगामा जल्दी थमने वाला नहीं है, यानी नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 148 अंकों पर चढ़कर 74,602 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी छठे दिन भी फिसला, ये 6 अंक गिरकर 22,548 पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 89,350 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में गिरावट आई, चांदी 500 रुपए फिसली। इसके साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत 1 लाख रुपए से घटकर 99,500 रुपए पर आ गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 51 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 23 पैसे हो गई। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी। दरअसल ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन को एक्टिव करने और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब इसकी डेडलाइन बढ़ाकर अगले महीने 15 मार्च तक कर दिया गया है।
इटली की दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी डुकाटी ने भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक डेजर्ट एक्स डिस्कवरी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस एडवेंचर बाइक को दमदार इंजन और शानदार फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ साथ ऑफ रोडिंग मोड, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाषा को लेकर हुए विवाद की। इस विवाद की वजह से दोनों राज्यों के बीच सफर करने वाले लोग बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मराठी और कन्नड़ भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सभी बस सेवाएं रोक दी गई। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि भाषा विवाद की वजह से यात्रियों और बस स्टाफ की सुरक्षा को खतरा है। 22 फरवरी को कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक बस कंडक्टर को बेलगावी में मराठी नहीं बोलने की वजह से पीटा गया था। इससे पहले कन्नड़ समर्थकों ने मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र रोडवेज के एक बस ड्राइवर की पिटाई की थी। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी अपनी बस सेवाएं रोक दी। दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं रोके जाने से यात्रियों की मुश्किलें इसलिए और बढ़ गई हैं क्योंकि मुंबई और बेंगलुरु के बीच हवाई टिकट काफी महंगे हो गए। कुछ मामलों में तो मुंबई और बेंगलुरु के बीच हवाई टिकट 20,000 रुपए से अधिक के बिक रहे हैं। बुधवार को एयर इंडिया की मुंबई से बेंगलुरु की दोपहर की फ्लाइट का टिकट 22,000 रुपए से अधिक में बिक रहा है। वहीं गुरुवार सुबह 9 बजे की एयर इंडिया की मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट का किराया 15,000 रुपए के करीब है। वहीं बुधवार सुबह 6:45 बजे की बेंगलुरु से मुंबई की एयर इंडिया फ्लाइट का किराया भी करीब 15,000 रुपए। इससे पहले रविवार को बेंगलुरु और मुंबई के बीच हवाई किराया 10,000 रुपए से 23,000 रुपए के बीच था। फिलहाल दोनों राज्यों की सरकारी कानून व्यवस्था का जायजा ले रही है। उसके बाद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहाल की जाएगी। कर्नाटक रोडवेज की रोजाना बेलगावी से 120 बसें चलती हैं, जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। वहीं महाराष्ट्र रोडवेज की तरफ से रोजाना 250 बसें कर्नाटक के शहरों के लिए चलाई जाती हैं। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच लगभग 500 प्राइवेट बसें भी चलती हैं, जिनमें हजारों यात्री सफर करते हैं। बस सेवा ठप होने से मुंबई, ठाणे, पुणे, धारावी, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर और सावंतवाड़ी, बेलगावी, मैसूरू, बेंगलुरु, बीजापुर जैसे कई रूट प्रभावित हुए। जाहिर है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवा बहाल होने तक दोनों राज्यों के यात्री परेशान रहेंगे। इस मुद्दे पर हमने नागपुर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सीमा विवाद के चलते हो या फिर महाकुंभ भी चल रहा है, एयरलाइंस के जो टैरिफ है उसमें बढ़ोतरी की गई है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि अपने यहाँ पे जो एविएशन सिस्टम है इसमें काफ़ी क्रांति आई थी और जो छोटे छोटे शहर थे वहाँ पे एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ था और इंडिया में एयर डेक्कन ने लो फेयर एयर कॉस्ट की शुरुआत की थी कि आपको कम से कम जो रेलवे का भाड़ा है वो भाड़े में आप एयरफेयर कर सकेंगे, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। लेकिन आज जब भी क्राइसिस आते हैं तो वो सिचुएशन कहीं दिखती नहीं है और भाड़े आज जो पहले 2 या 3 हज़ार के होते थे, ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में 15, 20, 25 हज़ार तक भाड़े चले जाते हैं। इमरजेंसी में एयरलाइंस का आज इस्तेमाल करना, यानी अपनी जेब में 50-60 हज़ार रुपये बैलेंस रख के चलने बराबर इतना खर्चा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये इस बात पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एयरफेयर पे रेगुलेशन लगाना चाहिए। इसमें सर एक ऐसा है कि आप अगर देखेंगे तो जो टोटल पैसेंजर्स है उसमें 50% पैसेंजर जो ऐसे कि कुछ कंपनी के लिए घूमते हैं और 50% जो पैसेंजर है वो आम पब्लिक है, जिसको जो भी है रिजनेबल रेट में एयरफेयर उसका होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। कुछ जगह पे जैसे बेलगाम से बात करते हैं तो बेलगाम से नागपुर का फेयर पहले 2800 रुपये था स्टार्टिंग का उड़ान के अंतर्गत, लेकिन अभी वो फेयर कभी कभी 10,000 15,000 तक जाता है, जो बिल्कुल आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसमें जरूर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है, उसको कुछ एक सीमा तय करना जरूरी है कि मैक्सिमम फेयर क्या होना चाहिए। अभी जो तादाद बढ़ी है, जो कुंभ में जा रहे हैं, तो एयरफेयर इतना बढ़ गया है तो यहाँ पे पब्लिक नहीं है, पब्लिक उधर गई है, लेकिन जाते समय भी यहाँ पे आने वाली पब्लिक का जो भाव बढ़ गया है उस वजह से अपने को ये असर पड़ा है थोड़ा सा। तो चाहते हैं कि ये एक नॉर्मल कोर्स में एक आम पब्लिक को नॉर्मल चार्ज लगना चाहिए, तो नॉर्मल ना थोड़ा होना ही चाहिए। तो जाला बैठ जाए ये कि एयर फ्लाइट्स बढ़ती रहनी चाहिए, ATR बढ़नी चाहिए, या ये बढ़े तो सरकार इस पर अगर जोर डाले तो हो सकता है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सिर्फ फायदा पहुंचाना ये काम नहीं होना चाहिए। सो तो कॉमन पब्लिक के लिए लेस से कि 2-2.5 हज़ार रुपये की टिकट है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने तो रेगुलेशन ला के एक वीक में उसका प्राइस मैक्सिमम लेस से 3,000 तक होना चाहिए। इस हिसाब से अगर सोचे तो कंट्रोल में रहेगी और जनरल पब्लिक को उसका
फायदा होगा। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि हमारे जैसे हम लोगों के जो ऑल ओवर इंडिया या पैन इंडिया हम काम करते हैं, कस्टमर बुलाता है कल आ जाओ, तो हमको तो जाना है, बट कल आ जाओ की जो कॉस्ट है मिनिमम 6,000 रहना चाहिए, वो हम कभी कभी 18,000 भी दे रहे हैं। बट इनकेस हमारा मिडिल मैनेजमेंट है जिसको हमको कल उसको भेजना है, जब हम नहीं जाते हैं तो उसको चाहे हमको बस से प्रवास करना पड़े या ट्रेन से प्रवास करके उसको भेजना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है ये सिचुएशन में। 28 फरवरी से शुरू होगी आईफोन 16e की सेल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने खेतीबाड़ी में एआई का इस्तेमाल करने वाले भारतीय किसानों का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें महाराष्ट्र के किसान एआई के जरिए खेती के काम को और भी आसान बना रहे हैं। सत्य नडेला ने इस वीडियो में एआई के जरिए पैदावार बढ़ाने की भी बात कही। खास बात ये कि इलॉन मस्क भी इन किसानों के फैन हो गए हैं। उन्होंने सत्य नडेला के वीडियो को रीशेयर किया। टेक कंपनी Xiaomi अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi 15 Ultra लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सीरीज में कंपनी Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Pro पेश करेगी। हालांकि भारत में नए स्मार्टफोन्स को 18 मार्च को लॉन्च किया जा सकता है। खबर है कि कंपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और क्वाड कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल के 4 कैमरे दे सकती है। एप्पल के नए आईफोन 16e की सेल 28 फरवरी से शुरू होने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में नए मॉडल को लॉन्च किया। फिलहाल ये आईफोन प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। आईफोन 16e के 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,900 रूपए, 256 GB वेरिएंट की कीमत 69,900 रूपए और 512 GB वेरिएंट की कीमत 89,900 रूपए है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज बात करेंगे एक नई तकनीक की, जिसके जरिए बिना तार के भी बिजली आपके घर तक पहुंच जाएगी। इस तकनीक का नाम है वायरलेस पावर ट्रांसफर तकनीक। इस पर कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान में तेजी से काम चल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक के जरिए आसपास की एनर्जी से ही पावर जनरेट किया जाएगा, जिससे बिजली के तारों की जरूरत नहीं होगी। यह है कश्मीर विश्वविद्यालय का प्रौद्योगिकी संस्थान, जहां एक सपने को सच में बदलने की कोशिश हो रही है। सपना वायरलेस पावर ट्रांसफर का, यानी बिना तारों के शहरों, कस्बों और घरों तक बिजली पहुंचाने का। हवा में तैर रही अलग अलग एनर्जी को ट्रैप करके पावर जनरेट करने का, ताकि हर घर को बिजली मिल सके और इससे जुड़े और आविष्कार किए जा सके। दशकों पहले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के देखे सपने को सच करने में यूं तो पूरी दुनिया जुटी है, लेकिन भारत में इस पर तेजी से काम हो रहा है। क्या है निकोला टेस्ला का वो सिद्धांत जिस पर काम कर रहे हैं कश्मीर के ये वैज्ञानिक, इन्हीं से समझिए। हम देख रहे हैं हम हर साइड से डेटा से घिरे हुए हैं, तो अब जो डेटा है वो मोस्टली हम कहाँ पे यूज करते हैं, कम्युनिकेशन साइड से। तो अगर हम अभी ये देखेंगे कि यहाँ से कैमरामैन और आप है, आपके दरमियान भी कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है, आपका ऑडियो लिंक भी है, उसके बाद वीडियो लिंक भी है, बोथ वायरलेस हैं। उस तरीके से अगर हम इस कमरे की बात करें, यहाँ पे आप वाईफाई देखोगे, ब्लूटूथ देखोगे, टीवी स्टेशन के सिग्नल्स देखोगे, तो हम हर साइड से गिरे हुए हैं सिग्नल से, वेव से। अब वो तो हो ही रहे होते हैं कम्युनिकेशन, वो अपना काम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें कि उनकी जो एनर्जी है उसको किसी तरीके से ट्रैप करें और फिर यूज करें किसी अच्छी चीज के लिए, लाइक लाइटिंग के लिए, फॉर सेंसर्स, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। तो उस चीज को लेके हमने ये स्टार्ट किया। मतलब अगर इस पर काम शुरू होता है तो बल्ब जलाने के लिए आपको बिजली के तार लगाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसे सिर्फ आपकी आवाज से भी जलाया जा सकेगा, या फिर जरिया कुछ और भी हो सकता है। कैसे, इनसे समझिए। ये एक सिंपल वॉकी टॉकी है जो 400 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, लाइक यहाँ से आपके पास ये रिसीविंग वाला वॉकी टॉकी, ये ट्रांसमिटिंग वाला है, तो ये दूसरे बंदे के पास होता है, फॉर एग्जांपल परवेज साहब के पास। तो जब भी मैं यहाँ से इनके साथ बात करता हूँ तो यहाँ से आपके पास वेव्स ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स परवेज साहब। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डिवाइस है वो ये है, कोई भी लोड है, और हमारा जो इसमें मेन आविष्कार है वो इसमें छुपा हुआ है। और तो बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनका भी ऐसा कुछ हो सकता है, या मे बी हमारा
कुछ डिफरेंट हो सकता है। सो हमारा सर्किट असल में इसमें रहता है। आप अगर देखेंगे, हम बात करेंगे, हेलो हेलो परवेज साहब, हेलो, ठीक है, तो अब यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। साथ में अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं, ये देखिए आप, हेलो हेलो परवेज साहब, रेडियो वेव जो यहाँ से कैच करके आप बात कर रहे हैं, हाँ, और जो वो वहां पे बात हो रही है उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एक तो हमारी बात ऑलरेडी हो ही रही है वहां पे, और हम यहाँ पे इसका जो ये टावर है वो ट्रैप भी कर रहे हैं साथ। वैसे तो पूरी दुनिया इस सिद्धांत पर काम कर रही है, लेकिन भारत का जोर इसकी रेंज और क्षमता को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने पर है, और यहाँ इसी पर काम चल रहा है ताकि इसका लाभ बड़े पैमाने पर मिले। और जोर इस बात पर भी है कि ये तकनीक सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी मददगार बने। हमारा विजन यही था कि हम एक टेक्नोलॉजी जो हमें ह्यूमंस के लिए ना यूजफुल हो और नेचर के लिए भी यूजफुल हो। हाउ वी विल कंट्रीब्यूट टू द नेचर इज कि हम इसको नेचर फ्रेंडली बना रहे हैं। इस पे जीरो पोल्यूशन है, कोई लेवल ऑफ पोल्यूशन। सो वी आर ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसीज है नेचर में उसको यूज कर रहे हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पोल्यूशन में। सो ये बहुत हेल्पफुल होगा नेचर के लिए। उम्मीद है अब वो दिन दूर नहीं जब बिना बिजली के तारों के जंगल भी रोशन हो सकेंगे और आपके घर भी। एक बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, काम बहुत हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे जो है रूफ साहब, परवेज साहब और इनकी टीम पहुंची है, बहुत आगे हैं और होपफुली बहुत जल्दी हमें ये खुशखबरी देंगे कि इन्होंने ब्रेक थ्रू अचीव की है। एफिशिएंसी में कंट्रोल्ड जो है एक एक्सपेरिमेंट होगा और उसके बाद शायद रोल आउट हो और एक आम इंसान तक या जो है कमर्शियल यूज के लिए भी ये बाहर आ जाए। तो बहुत बड़ी बात जो है इस सेक्टर के लिए, और शायद एक अच्छी खबर बहुत जल्दी इसमें हमें मिल सकती है। कैंपस पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। रिकी पॉन्टिंग ने विराट को बताया वनडे का बेस्ट खिलाड़ी। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए ये सीधे चले खेल चक्कर। पाकिस्तान के खिलाफ शतक के बाद एक बार फिर से दुनिया भर में विराट कोहली की चर्चा तेज हो गई है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली की तारीफ की है और उन्होंने विराट को वनडे क्रिकेट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी बताया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि विराट अगले कुछ सालों में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में बुधवार को इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें ग्रुप बी में तीसरे और चौथे पायदान पर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम अपना एक एक मुकाबला हार चुकी हैं। ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेंगी। वहीं ग्रुप ए में पाकिस्तान और बांग्लादेश सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।